ममता का सियासी किला ढह जाएगा? एसआईआर से आखिर क्यों डर गई है दीदी? योगी के रैली से एकजुट हुआ हिंदू तो जामा मस्जिद का जिन कैसे हो गया गायब? पश्चिम बंगाल में लगातार 3 बार टीएमसी ने सत्ता बनाई और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, मगर इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव पहले की तरह नहीं है, क्योंकि पहली बार एसआईआर की प्रक्रिया के बाद फर्जी वोटर्स और घुसपैठियों को वोट काट दिए गए हैं। ये वोट 10-20 लाख नहीं कटे हैं, बल्कि 90 लाख वोटर हैं जिनका लिस्ट से नाम गायब है या उनका नाम हटा दिया गया है। पिछली बार ममता बनर्जी करीब 60 लाख वोटों से जीती थी और करीब 48% वोट टीएमसी को मिले थे, जबकि बीजेपी को 38% वोट मिले और 77 सीट्स के साथ उन्हें संतोष करना पड़ा था, जबकि ममता बनर्जी को 215 सीटें मिली थी। बीजेपी को करीब 2 करोड़ 30 लाख मतदाताओं ने वोट किया था, जबकि टीएमसी को करीब 2 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। मुर्शिदाबाद दंगे से लेकर रामनवमी पर हुई पत्थरबाजी के बाद आम हिंदू बंगाल में परेशान है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति से पार्टियों की वोट बैंक पर नजर है? क्या बंगाल का हिंदू एकजुट हो रहा है? क्या बंगाल का ममता का तिलिस्म इस बार टूट जाएगा या ममता चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी? इस मुद्दे पर देखिए अभिषेक पांडे के साथ खास डिबेट। नमस्कार, स्वागत है आपका नौ उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि पहली बार एसआईआर की प्रक्रिया से पश्चिम बंगाल को भी गुजरना पड़ रहा है। हालांकि ममता बनर्जी ने खासी नाराजगी जताई और सुप्रीम कोर्ट तक वो गई, लेकिन वहां पर भी उनको लताड़ ही मिली है। आखिर पश्चिम बंगाल का क्या क्या मुद्दा है और इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी का जो सिंहासन है उसको हिलाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये सभी चर्चा आज हम करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान है, सबसे पहले हम उनका तारुफ आपको कराते हैं। हमारे साथ अर्जुन निराला जी मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं अमर उजाला के और पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश, चाइना जैसे मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत करेंगे अर्जुन जी आपका। इसके अलावा हम स्वागत करना चाहेंगे विपिन गुप्ता जी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, और हरिकृष्ण शुक्ला जी का, जो कि खास तौर पर सामाजिक गतिविधियों पर अपनी नजर रखते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी तारुख रखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। सबसे पहला सवाल हम अर्जुन जी से करना चाहेंगे। अर्जुन जी, आप बहुत ही बारीकी से पश्चिम बंगाल की राजनीति को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी वहां पर जाकर के लगातार रैलियां कर रहे हैं, और आज की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज बोलपुर विधानसभा में चुनावी रैली कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, इस बार क्या ममता बनर्जी का सिंहासन भारतीय जनता पार्टी हिलाने में कामयाब हो पाएगी? अलग धरातल पे, अलग नीति के तहत, अलग नजरिए से इस बार बीजेपी बंगाल में आई है। जहां तक नतीजे क्या आएंगे ये अभी कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक बात आप निश्चित जानिए कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी में खलबली तो मची है। जी बिल्कुल, खलबली मची हुई है। हालांकि इस बार एसआईआर के कारण 90 लाख वोट जो हैं वो कट गए हैं, और पिछले बार की बात की जाए तो करीब 60 लाख के मार्जिन से तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी और करीब 215 सीटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 77 सीट पर सिमट गई थी। अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो तृणमूल कांग्रेस को 48% वोट मिला था, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट मिले थे। हम रुख करना चाहेंगे विपिन गुप्ता जी की तरफ। विपिन जी, आपने देखा मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को घर से निकाल करके मारा गया, जलाया गया, पीटा गया, और ममता बनर्जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कई कई दिनों तक वो वहां पर गई भी नहीं। ऐसे में क्या लगता है, ध्रुवीकरण की राजनीति क्या पश्चिम बंगाल में हो रही है? हिंदू मुसलमान हो रहा है? देखिए, सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं, मुर्शिदाबाद तो एक बड़ा उदाहरण बन गया। पूरा बंगाल ममता जी के जितना अत्याचार इन्होंने किया, वहां हिंदुओं पर जितना अत्याचार किया, वो सबको जग जाहिर है। और कई बार एक मेडिकल कॉलेज का भी केस हुआ था जिस लड़की के साथ, ये जग जाहिर है, पूरा देश आक्रोशित था। और इस बार लोगों को मौका मिला है। एसआईआर के कारण भी अब उनके जो फर्जी वोट थे वो तो हट ही गए हैं, लेकिन इस बार लोगों को मौका मिला है कि इस अत्याचार का बदला वो लेंगे। बंगाल की जनता ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा अब उन्हें चैन से जीने वहां ममता सरकार नहीं देगी। दूसरी चीज एक और भी काम करेगी। इतने साल से ममता जी वहां राज कर रही हैं और उनके मन में ही अब उनकी गुंडागर्दी सामने आने लगी है। हालांकि कई पिछले सालों में भी उनकी गुंडागर्दी दिखती थी, लेकिन अब तो उनके टोन, उनके शब्द, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरीके की हो गई है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी 24/7 लोगों तक जा करके, जागरूक करके, लोगों को समझा करके, इवन जुल्म का शिकार होकर के कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं पे, विजय वर्गीय जी पर भी आक्रमण हुआ, लेकिन ये कई बार होने के बावजूद भी इस बार वहां की जनता बदलने के पूरे मूड में है। जहां तक मेरा ख्याल है, श्योर है, ये कहीं से भी संदेह नहीं है। जैसा भी अर्जुन जी कह रहे थे कि ऐसी संभावना है, लेकिन हम श्योर हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनेगी। उसका कारण सिर्फ लोगों को अत्याचार से मुक्ति चाहिए। लोग चाहते हैं कि वहां पर भी उत्तर प्रदेश की तरह रामराज दिखे, और ममता जी के जुल्म की कहानी वहां बच्चा बच्चा बयां करता है, और जो गुंडे उनके हैं वो भी बयां करते हैं। उनकी गुंडागर्दी का जरा स्वरूप देखा करिए कभी, कितनी बार चैनलों पे आया, कितनी बार यूट्यूब और इन चैनलों पे प्राइवेट पर भी आया। खुलेआम गुंडागर्दी है, खुलेआम धमकी है, एक्सटॉर्शन है, सब कुछ का एक गढ़ है। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी पर राज करती थी, और आज वो काफी पीछे हो रही है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि रामराज यहाँ योगी सरकार में आया। अब वहां की जनता भी अब ममता जी से दूरी बना रही है, और ममता अब बिल्कुल नहीं आ पाएंगी। अब मेरा ख्याल है कि अगर वो 30-35 सीट भी ले लें तो बहुत बड़ी बात होगी, इससे ज्यादा वो नहीं पाएंगी। और कुछ 30-35 सीट भी देखिए, ले लें तो बहुत बड़ी बात होगी। विपिन जी का कहना है कि चुनावी हिंसा एक अहम मुद्दा है। सही बात है, जितनी चुनावी हिंसा, राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल में होती है, हम किसी भी आम चुनाव में नहीं देखते हैं कि इतनी ज्यादा किसी भी राज्य में चुनावी हिंसा देखने को मिले। लेकिन और भी मुद्दे हैं, घुसपैठ मुद्दा है, चुनावी हिंसा मुद्दा है, बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। लेकिन हुमायूं कबीर का जिन्न निकला, बाबरी मस्जिद का मुद्दा निकला, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई जो है असदुद्दीन ओवैसी भी उसके साथ खड़े हो गए हैं। तो एचके शुक्ला सर, क्या लगता है आपको, इस बार क्या हिंदू मुस्लिम का जो वोट बैंक है, हिंदू एकजुट होते हुए पश्चिम बंगाल में आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ममता जी एक कम्युनिस्ट की तरह सरकार चला रही हैं। दूसरा एजेंडा उनका तुष्टीकरण, बांग्लादेश के आए मुसलमानों का भारत में रहते हुए, भारत के मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो विदेशियों की तरह काम कर रही हैं। उनकी आइडियोलॉजी एनार्किस्ट की तरह है, नक्सलाइट की तरह है, हिंसक है। उनको देश के ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार आकंठ डूबी हुई है उनका भतीजा। कहीं न कहीं ये देश हित में उनकी सरकार का रहना ठीक नहीं है, देश हित में नहीं है। और जिस तरह से बांग्लादेश डिस्टर्ब है, जिस तरह से पाकिस्तान का बांग्लादेश का इम्पैक्ट हुआ था, चाइना जैसी दुश्मन कंट्री हमारे बगल में है, बंगाल में बहन इनका ममता बनर्जी का होना हमारे देश के लिए खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी को वहां आना चाहिए। पूर्वोत्तर इलाका है, पूर्वोत्तर इलाका अगर हमारा मजबूत रहेगा तो हमारा देश मजबूत रहेगा। कोई भी ले लियो, कम्युनिस्ट, चाइनीज कम्युनिस्ट की तरह जीवन चला रही हैं, किसी की नहीं सुन रही हैं, बवाल काट रही हैं। केंद्रीय एजेंसियों को मतलब नहीं, ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? जिस तरह से वो सरकार चला रही है, बदलने की जरूरत है, भारत के हित में नहीं है। इनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए था। और अन्यथा हमारी भारतीय जनता पार्टी एक प्रोफेशनल पार्टी है, देश हित में काम कर रही है, ईमानदारी के साथ काम कर रही है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी आने जा रही है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। ये एक गलत दिशा में उनकी राजनीति है, और वो सुधर नहीं सकती इस एज में। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी एक कर दी, पूरा दमखम लगा दिया, लेकिन फिर भी 77 सीट मिल पाई भारतीय जनता पार्टी को। 24 परगना से लेकर के कूच बिहार, मुर्शिदाबाद से लेकर पुरुलिया तक हर जगह भारतीय जनता पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं को है वो सक्रिय की है। हम वापस रुख करेंगे अर्जुन जी का। अर्जुन जी, हम देखते हैं कि जो ममता बनर्जी का सियासी कद है, एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में इतना बड़ा कद ना हम अखिलेश यादव का देख रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल का देख रहे हैं, ना तमिलनाडु के स्टालिन का हम देखते हैं, या फिर अगर शरद पवार की बात की जाए, कांग्रेस के बाद अगर कोई बड़ा विपक्षी नेता है तो वो ममता बनर्जी हैं। और ममता बनर्जी को हराना क्या इतना आसान है क्या पश्चिम बंगाल में? देखिए, हाँ, जो भाजपा वाले हैं या जो तृणमूल वाले हैं या कोई भी पार्टी अपनी बात कहती, डेफिनेटली उनको श्योर होता है कि हम जीतेंगे और हम आएंगे सत्ता में। वो अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी बात है। जो इस समय समीकरण है, पहले उसको समझने की जरूरत है कि समीकरण क्या है, हम किसी चुनाव को कैसे जीतते हैं, वहां स्थिति क्या है, वहां 2021 और 2026 में क्या परिवर्तन हुए,
लोकसभा चुनाव का जो रुझान था वो क्या है। तो जो परिस्थितियां हैं, आप एक चीज जानिए कि ममता दीदी कोई बहुत छोटी लीडर नहीं है। आज की डेट में पूरे देश में अगर देखा जाए तो केवल एकमात्र ऐसी नेत्री हैं। वो कैसी हैं, क्या है वो उससे नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री को टक्कर देने वाली पूरे लोग इस बात को मानेंगे कि कोई एक नेता टक्कर दे रहा है तो वो है ममता बनर्जी। दूसरी चीज ये है कि बंगाल बहुत बड़ा है और 294 सीटें यहां पर है। और अगर हम इसको भौगोलिक स्थिति से समझने की कोशिश करें कि किस तरह से इस चुनाव को जीती जा सकती, इस चुनाव को जीत सकते हैं, सबसे पहले बात है कि बीजेपी के पास 2021 में जो है वो 77 सीटें थी, अभी 64 सीटें। ममता दीदी के पास जो है वो 213 सीटें थी। अब जो गणित है, जो चुनाव जैसे जीती जा सकती, कैसे जीते चुनाव, कि आपको ग्रास रूट लेवल पे जो है आपका वर्कर कितना है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वो जो है ग्रास रूट पे देखी जाएगी। दूसरी बात ये है कि ममता दीदी जो है वो केवल शहरों से बीजेपी नहीं जीतेगी। जो असली वोट पड़ते हैं वो ग्रामीण अंचल में पड़ते हैं, जो बॉर्डर इलाके हैं, जहां पे आदिवासी हैं, जहां पे गरीब लोग हैं, जिनको दीदी पैसे दे रही है पहले से। चाहे वो आप देखिए कि एक घर में कन्याश्री, ऐसे अन्न भंडार, लक्ष्मी भंडार, अभी उन्होंने चुनाव से पहले करीब 80 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 1500 रुपए देना शुरू किया। और जो स्थिति यह है कि 213 और 77, हम इसको देखें कि बीजेपी को वहां तक पहुंचने के लिए किस तरह से लड़ाई लड़नी होगी, किन किन फ्रंट में लड़नी होगी। तो ममता का जिस तरह से कनेक्ट है लोगों के साथ, जिस तरह से वो बात कहती हैं, और इस बार उन्होंने 74 विधायक जो सिटिंग थे उनको काट दिया, टिकट काट दिया। उन्होंने जो सरकार विरोधी लहर थी उसको कम करने के लिए 74 सीटें काट दी। अब वो कह रही है कि जो भ्रष्ट था हमने उसको निकाला जनता के सामने, और कनेक्ट करती हैं लोगों। तो बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बीजेपी जो है वो बंगाल को कनेक्ट नहीं कर पा रही अपने साथ। मतलब उस तरह का नेता, जैसे लोग हिंदी में आके बोलते हैं, बंगाली में बंगला अस्मिता की जो बात लगातार हो रही है, बंगला भाषा की जो बात ममता दीदी उठाती, जो लोगों को कनेक्ट करती है डायरेक्ट। तो एक हिंदी में बोलना और एक बंगला में बोलना, और जो एसआईआर में वो सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़ी हो गई। ध्रुवीकरण तो आप देखिए ना किस तरह से। तो 77 से 148 का आंकड़ा जो बहुमत का है, और दीदी को 213 से करीब करीब 75 सीटों पे हराना, ये खेल। बिल्कुल। तो ये जो आपने समीकरण बताया, ये वाकई भारतीय जनता पार्टी इस पर जरूर विचार की होगी, और अपना बूथ सबसे मजबूत जो ग्रास रूट लेवल पे कार्यकर्ता हैं वो कितना काम किए हैं पश्चिम बंगाल में, किस तरह से वो बढ़ चढ़ के वोटर्स को रिझाने में कामयाब हो पाएंगे, ये सब हम जानेंगे। लेकिन विपिन गुप्ता जी की तरफ हम रुख करेंगे। विपिन जी, अर्जुन जी बहुत बारीकी से देखते हैं बंगाल की राजनीति को। उनका कहना है कि भाई देखिए, जो ममता बनर्जी का सियासी कद है वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रही है। अभिषेक जी देखिए, हमने इनकी पूरी बात सुनी है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए कि भारत में जितने भी राज्य हैं उस सभी राज्य और भी देखते हैं, और यहाँ की जितनी जनता है वो भी देखती है। जितना भी वो मैनेज कर लें, जितना भी मैनेजमेंट कर लें, एक चीज सबको पता है कि अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन पूरे देश में बंगाल में मुख्यमंत्री के रूप में एक माफिया काम करता है। और वो माफिया मानते हैं कि अपनी जनता के लिए कुछ ना कुछ करता है, लेकिन किस जनता के लिए करता है? उस जनता के लिए करता है जो मार काट में विश्वास रखता है, उस जनता के लिए काम करता है जो सिर्फ गुंडागर्दी को फेवर करता है, और अपनी कम्युनिटी, एक कम्युनिटी को बचाने का उपाय करता है। उस कम्युनिटी का ध्रुवीकरण हुआ था। लेकिन एक बात और वहां की जनता जानती है, आयुष्मान भारत की योजना वहां नहीं कर रहे हैं ये लोग लागू। किस लिए लागू नहीं कर रहे हैं जबकि आम जनता को लाभ मिलता है? प्रधानमंत्री की कितनी योजनाएं हैं जो आम जनता तक सीधे पहुंचती हैं, उसको ये नहीं लागू कर पा रहे हैं।
उसका कारण क्या है? ममता का हट, ममता का जिद पना, वो भी जिद किस बात का कि हम केंद्र की योजनाएं को लागू नहीं करेंगे, और लाभ किसको नहीं मिल रहा है? वहां की जनता को। तो क्या वहां की जनता कितने साल मूर्खता का परिचय देगी? और अब लेकिन जनता जनता वहां की तो उन्हीं को वोट दे रही है, तृणमूल कांग्रेस को ही वोट दे रही है। रामनवमी पे पत्थर चल जा रहे हैं तब भी। देखिए, दे रही थी। पत्थर चलाने वाले कितने लोग होते हैं अभिषेक जी? आज बंगाल की जनता को इस बात का आभास है, इसीलिए आप थोड़ा कभी कभी जब न्यूज में बैठिए या कभी किसी वहां पर एक विजिट करिए, आपको वहां के माहौल में भी अब ये दिखने लगेगा कि ममता जी का विरोध बहुत तगड़े से चल रहा है, लेकिन निचले तबके में। जैसे उत्तर प्रदेश में कई बार देखिए, जब चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो लाल किताब लेकर के जब राहुल गांधी और वो दोनों अखिलेश यादव घूम रहे थे, तो सिर्फ जनता को बेवकूफी तो बना रहे थे, लेकिन बेवकूफ बना के उन्होंने सीट ली। लेकिन यही काम ममता जी वहां कई बार कर चुकी, और अब जब लोगों को पता चल जाएगा तो वो वोट क्यों देंगे, चाहे जितना वो प्रयास करेंगे। और अर्जुन जी की बात सही है, भाजपा को उसमें मेहनत करने की जरूरत है, भाजपा मेहनत कर भी रही है। हम तो ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त वहां पर हर जिले से एक एक कार्यकर्ता, 5-5 कार्यकर्ता लगा देना चाहिए, ताकि वो जा करके दरवाजों पर अभिनंदन के साथ बता सके कि आप किस जुल्म के शिकार हो रहे थे। लोगों को पता भी है, लेकिन निचले तबके के आदमी तक जब कोई पहुंचता था, तो उनके ग्रुप में वार्ड वाइज या उनकी पार्टी के लोगों को जब पता चलता था, तो वो, जैसे पार्टियां किसी का विरोध करने में गुंडागर्दी तो नहीं करती है, तो सिस्टम है नहीं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग गुंडागर्दी, मारपीट पर उतारू होते थे। और ऐसा नहीं कि किसी घर का मुखिया ये नहीं समझ रहा है, गरीब घर का भी मुखिया ये नहीं समझ रहा है। अरे एक बार नहीं समझेगा, 2 बार नहीं समझेगा, लेकिन उसे पता है कि सिर्फ पूरा जीवन क्या मार काट और अत्याचार पर ही बिताना है। इसीलिए वहां के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात कर रहे हैं, इसीलिए वहां के लोग अवेयर हो रहे हैं कि कम से कम हम बीमार पड़ेंगे तो हमें 5 लाख का बीमा मिलेगा। ममता जी कुछ नहीं दे पाएंगी, युवाओं को 1500 रुपए देने से उनका क्या होगा आज की तारीख में? कलकत्ता, पूरा बंगाल भुखमरी की कगार पर रहता है, वो बॉर्डर पर से स्मगलिंग और अन्य ऐसे काम करता है जो देश विरोधी है, और ममता जी उसको समर्थन दे करके उनका परिवार चलवाती हैं। ये बात उन्हें भी पता है कि वो मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे, इस तरीके से सरकारी सिस्टम में वो डकैत कहे जाएंगे। तो आज की जनता ये जान चुकी है, और इतने सालों से उनके जुल्म की पराकाष्ठा है। अब एक एक चीजें नोट है लोगों के दिमाग में, कितनी एक दिन एक नोट चीज नहीं होगा। नोट कर रही है जनता। लेकिन अर्जुन जी, मैं मुर्शिदाबाद दंगे कवर करने खुद गया हुआ था, वहां पर मैंने देखा हिंदुओं के साथ किस तरह से अत्याचार हुआ, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं था वहां पर। हालांकि राज्यपाल वहां पर गए, बीएसएफ वहां पर तैनात थी, और तमाम जो बंगाल की पुलिस है वो भी वहां पर पहुंची, लेकिन हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो लगातार क्या बढ़ता जा रहा है। अभिषेक जी, इसी बात पर मैं अर्जुन जी क्षमा चाहता हूं। देखिए, आप ये जब देख रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, तो वहां के हिंदू बोल नहीं पा रहे थे, कारण यही था, और वही विस्फोट आज होगा। कारण यही था कि जब हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर, और वो बोल नहीं पा रहे हैं, और आज स्थिति ये है कि उनको मौका मिल गया कि कम से कम अगर हम एक एक करके एकजुट हो जाएंगे तो उन्हें हरा देंगे, उन्हें परास्त कर देंगे, और फिर यही कारण होगा कि भाजपा की सीटें इस बार अप्रत्याशित होंगी, कि शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बना सकती है। मुझे लगता है सरकार बना रही है भारतीय जनता पार्टी। एचके शुक्ला जी, सरकार बना रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल बना रही है। जिस तरह से मुसलमानों को साथ लेके हिंदुओं को डराया जा रहा है, जिस तरह से एक अपराधी तरह की राजनीति हो रही है ममता बनर्जी जी का, जिस तरह से एक देशद्रोही मानसिकता के तहत वो कर रहे हैं हिंसक तरीके से, कहीं न कहीं ये उचित नहीं है देश हित में। और उनकी ये जो 3 बार चल गई है गुंडागर्दी, अब भारत में नहीं चल पाएगी। भ्रष्टाचार उनका अस्त्र है, गुंडागर्दी उनका अस्त्र है, हिंदुओं को डराना उनका अस्त्र है, और कहीं न कहीं अरे तमाम बांग्लादेशियों को बैठाना, मुसलमानों का तुष्टीकरण, अब बाबरी मस्जिद का बनाना उन्हीं के साथ से बन रहा है। ये देशद्रोह से कम नहीं है। बीजेपी पूरी तरह से काम कर रही है, जनता समझ रही है। बीजेपी की सरकार आने वाली है बंगाल में, ये आप देखिएगा। बंगाल में जाहिल मुसलमानों को छोड़ करके जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, वो भी ये बात समझ रहे हैं कि हम बांग्लादेशी मुस्लिम नहीं है, हम भारत के मुसलमान हैं, और वो मोदी जी के साथ वो भी देंगे जो वहां पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। देखिए, जब हुमायूं कबीर का ये पिछले दिनों जो वीडियो सामने आया, उसके बाद ओवैसी ने उससे गठबंधन तोड़ लिया है, आपको तो ये गठबंधन नहीं है। दूसरी बात ये है कि सब बातें समझ आ रही हैं, लोगों को समझ आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो भीड़ आ रही है लोकतंत्र में, उस भीड़ को
वोट में तब्दील करना, वो सबसे बड़ा काम है। आपने कहा मुर्शिदाबाद में भी रहा, मुर्शिदाबाद में 5 दिन मैं गया, और ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं गया, मैं खबर लिखी, तो आपने सारा कुछ देखा है। अगर वो जुल्म, वो घटनाएं, उससे अगर हिंदू जागता है, क्योंकि ये तो पूरा दो तरफा मुद्दा है ये, आप मानिए कि बंगाल के अंदर 100। अच्छा अर्जुन जी, इंटरेक्ट करेंगे क्या, हम लोग हिंदू मुस्लिम को ना देखें तो आप वहां रहते हैं, कवर करते हैं, आपको ये नहीं लगता कि वहां के डेवलपमेंट पर भी बड़ा असर पड़ा है? डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है, लोग उसी चीज को घिस रहे हैं, कोई तरक्की नहीं है लोगों की। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं, ये चीज बीजेपी को बताना है लोगों को। आप मेरे से मत, मैं कह रहा हूं कि मैं कोई पार्टी नहीं हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं। मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों को जो बात आप मुझे कह रहे हैं, ये बात बीजेपी वालों को, लोगों को समझाना, तब आप मैं क्या कह रहा हूं, आप, मैं दूसरी तरफ से कह रहा हूं, आप नीचे से कह रहे हैं, मैं ऊपर से बात कह रहा हूं। आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं मान लेता हूं कि विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हो गया, हाँ जातिकरण हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बीजेपी, मैंने कहा ना कि जो आपके रैली में प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ जी या जिसके भी रैली में भीड़ आ रही है, उस भीड़ को जो बात आप समझाना चाहते हैं, आप मुझे मत बताइए। आप अगर वो बात उनको बताने में कामयाब हो गए तो बीजेपी कामयाब हो जाएगी। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट पड़ने वाले हैं, और पहले तो हम देखते थे अर्जुन जी की 6, 7, 8 चरणों में चुनाव होते थे, इस बार 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, इसकी भी क्या कोई खास वजह है? हालांकि चुनाव आयोग ने तय किया है। बिल्कुल, देखिए ये जो है चुनाव आयोग ने जो सख्ती दिखाई है, बंगाल के 2021 विधानसभा चुनाव के जो बीजेपी के लोग थे, आपको मालूम है आज तक कई ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, वो गांव वापस नहीं गए हैं, शरणार्थी कैंपों में हैं, बीजेपी ऑफिस में बैठे हैं वो लोग, इतना डर का माहौल। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने जो सख्ती दिखाई और उसने कहा है कि हम 2 चरण करके दिखाएंगे और हिंसा मुक्त करके दिखाएंगे, ये जो विश्वास चुनाव आयोग ने लोगों को दिया है, उससे जो भरोसा जागेगा लोकतंत्र के प्रति, मुझे लगता है कि इस बार ज्यादा मात्रा में लोग वोट देने के लिए निकलेंगे। और ये ऐसा नहीं कह रहा कि वहां पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन हो सकता है जब अगर आपकी जो बातें हैं, बीजेपी जो बात कह रही है उसको लोगों तक पहुंचाना, और ये उनको बिल्कुल पक्का कर देना है कि इस बार आप घर से निकलिए, आप वोट दीजिए, आपको किसी तरह की हिंसा, बंगाल के अंदर जो हिंसा है मैंने देखी है, आप हैरान रह जाएंगे। झोले में बम लेके फेंकते हैं, बम झोलों में लेके घूमते हैं, दृश्य आपको नहीं देखा? ऐसा लग रहा है किसी को सलामी दे, बम फट रहे हैं। तो उस स्थिति में लोग नहीं निकलते थे डर के मारे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने कह दिया कि हम निष्पक्ष और हिंसा मुक्त चुनाव करके दिखाएंगे। और बिल्कुल, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष और हिंसा के बिना ये चुनाव हो, पूरी पारदर्शिता के साथ हो, और भारतीय जनता पार्टी जो ममता बनर्जी का किला है, क्या वो ढहा पाएगी या नहीं, ये तो फिलहाल आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। हम इस बार बंगाल में माफिया मुख्यमंत्री ममता जी का अंत होगा, आप देख लीजिएगा, उनकी सरकार जाएगी। चलिए ठीक है, ये तो फिलहाल नतीजे वाले दिन ही साफ हो पाएगा। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी जानकारी मिलेगी।